अच्छा जी, पहले एक बात सुन ले कि अभी आपने कोई क्यूरी नहीं पूछनी। जब मैं लेक्चर एंड कर दूंगा तो फिर आपने क्यूरीज पूछनी है। तो मुझे पहले बता दें, मैं क्या ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Now audible. ओके ओके ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं 51st कॉमन से हूँ। तो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में मेरी एलोकेशन हुई है। और ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। इसके अलावा मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 की थी। वो भी मेरी क्वालिफाई थी, और लेकिन उसमें मेरा 158 में मेरिट बना था, और उसमें मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी। ये सेकंड अटेम्प्ट थी 2022 की, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एलोकेशन हो चुकी है। और पीएमएस 2020 भी मेरा क्वालिफाई था, उसमें भी एलोकेशन नहीं हुई थी। इसके अलावा मेरे और भी सिंगल पेपर एग्जाम में भी मेरी एलोकेशन हुई है काफी जगहों पे। और एसडीओ वापटा में भी मेरी होगी है एलोकेशन। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं पाकिस्तान अफेयर्स, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसको कैसे टैकल करना है, और इसका हम सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। इसके अलावा मैं एक डेमो लेक्चर भी दूंगा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो उसके हिसाब से फिर आपने अपना फीडबैक देना है मुझे ग्रुप के अंदर। मैं ग्रुप की चैट ओपन कर दूंगा आफ्टर वाइल, जब ये लेक्चर खत्म होगा डेमो। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्कोरिंग ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी जो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो कहते हैं किसी को हिट किया गया सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले क्लियर कर लें कि जो एफपीएससी का क्राइटेरिया है वो किसी को पता नहीं है, वो अननाउन है वो क्राइटेरिया। तो जो एफपीएससी के जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं वो तकरीबन से तकरीबन 3 बार चेक होते हैं। पहले एग्जामिनेशन बोर्ड चेक करता है, जो कि यूनिवर्सिटीज का होता है। फिर बाद में एफपीएससी का एग्जामिनेशन बोर्ड चेक करता है। फिर फाइनलाइज होता है, थर्ड जो बोर्ड होता है वो करता है फाइनलाइज। तो इसमें देखा जाता है कि कैसे किस सब्जेक्ट को हमने इस साल हिट करना है। और इसी तरह से होता है, जैसे कि मैं आपको 2021 की मिसाल दे दूं। पाकिस्तान अफेयर्स में 60+ ऐसे बच्चों के थे, मीन्स के काफी सारे बच्चों के 60+ में थे। लेकिन करंट अफेयर्स में कम थे बच्चों के। इस दफा करंट अफेयर्स में अच्छे आए हैं, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में लोगों के अच्छे नहीं आए। तो आपने इस चीज को नहीं देख के घबराना कि ये हिट होता है, क्योंकि कंपलसरी में आपने देखना है कि सब ने इसको करना होता है। और इसमें ये नहीं होता कि कुछ चॉइस नहीं होती इसको छोड़ दें। तो आपको एज अ यूटिलिटी इसको करना होता है। तो आपने ये नहीं देखना कि ये हिट हो रहा है, इसको हमने ज्यादा नहीं पढ़ना। आपने अच्छा पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट है कंपलसरी का, आपने अच्छा पढ़ना है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक करता है। तो स्कोरिंग ट्रेंड पे नहीं जाना कभी भी। आपने खुद की स्टडी अच्छी करनी है, क्योंकि अगर स्कोरिंग ट्रेंड पे आप चले जाओगे, आपकी तैयारी जो होगी वो होगी मुतासिर। जी। तो सिलेबस जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स का, ये दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम प्री पार्टीशन एरा और इसके अलावा पोस्ट पार्टीशन एरा, जो कि 1947 के बाद बाद का होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है और मास्टर्स इन हिस्ट्री है। और मैं इंडो पाक हिस्ट्री, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का भी उसमें पोर्शन है, मैं वो 2019 से वो पढ़ा रहा हूँ। तो प्री पार्टीशन एरा को देख लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है। इसमें सबसे पहले हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कवर करनी है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इस हिसाब से हमने आगे इसको लेके चलना है कि पाकिस्तान किस बेसिस पर बना था, और क्या ये आइडियोलॉजी, मुस्लिम आइडियोलॉजी जो है, ये क्या आज भी वैलिड है या नहीं। तो हमने ये देखना है, और इसमें हमने रोल देखना है मुस्लिम स्कॉलर्स का, कि वो क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, और उन्होंने इस आइडियोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट कराया, और कैसे कैश करा के एक अलग वतन हासिल किया। इसके अलावा हम थोड़ी सी एक हिस्ट्री देखेंगे, शॉर्ट रूल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। क्योंकि ये इसको हमने अच्छी तरह से कवर नहीं करना, इसमें हमने इनकी टाइम लाइन देखनी है, क्योंकि इसमें पाक अफेयर में इसका इतना बड़ा सवाल नहीं आता। तो जस्ट हमने मुस्लिम रूल की टाइम लाइन देखनी है। उसके बाद हमने जाना है जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स कैसे आए, फिर 1857 की म्यूटनी हुई, उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स एंड उसके कॉजेज, फिर उसमें मुस्लिम पॉलिटिक्स का क्या रोल है। और इसके बाद आएगा मुस्लिम रिफॉर्मर्स। मुस्लिम रिफॉर्मर्स में शेख अहमद सिरंदी हो गए, शाह वलीउल्लाह हो गया, सैयद अहमद शहीद हो गया, सर सैयद अहमद खान हो गया। उनको हमने डिटेल में पढ़ना है,
उनका एनालिटिकल रीजनिंग और उनको उन्होंने क्या क्या थ्योरीज पेश की थी, उनको खाली थ्योरीज नहीं पढ़नी हमने, उन थ्योरीज को हमने एनालिटिकल और क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन करना है। एग्जामिन करके उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से कि पेपर के अंदर उसको कैसे लिखा जाए, हमने वो करना है। इसके अलावा हमने एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखनी है कि जो एरा गुजरा है 90th सेंचुरी का इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उसमें कौन कौन सी रिफॉर्म्स की गई, जिसमें अलीगढ़ हो गई, देवबंद तहरीक हो गई, नदवतुल उलमा हो गया, और भी काफी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस आए। फिर उसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान मूवमेंट का पार्ट। कामरान प्लीज ये वीडियो आप ऑफ कर दें। ओके जी। तो हमने पाकिस्तान मूवमेंट को बाद में देखना है। असल में जो पाकिस्तान मूवमेंट थी वो स्टार्ट होती है 1892 के एक्ट से। एक्ट ऑफ इंडिया आया था 1892 में, जब शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दी गई थी इंडिया को। उसके बाद ये ब्रिटिश के एक्ट आए थे कि कौन कौन से इन्होंने एक्ट्स पास किए और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ मुस्लिम पॉलिटिक्स पर और हिंदू पॉलिटिक्स पर, और कैसे एक नेशनलिज्म की वेव चली। हम दो किस्म की नेशनलिज्म पढ़ेंगे, एक हिंदू नेशनलिज्म थी, एक मुस्लिम नेशनलिज्म थी। हमने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ना है मुस्लिम नेशनलिज्म, जो कि हमें आगे लेके जाएगा द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो इसमें कायद आजम का रोल होगा, उनकी कैसे पर्सनैलिटी थी, उन्होंने कैसे काम किया। पोस्ट पार्टीशन एरा। पोस्ट पार्टीशन एरा में हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी शुरू शुरू के वक्तों में, वो चैलेंजेस हमने देखने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनको हमने कवर करना है, जैसे इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर है, और उसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये मैंने आपको डीप पढ़ाना है, इसके ऊपर मेरी रिसर्च है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हम इजीली पढ़ेंगे और ये आपको इजीली कवर हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान का रोल पढ़ने के रीजन के अंदर जो कि चेंज होता रहते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है। उसके बाद हमने पाकिस्तान का जो वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज है वो है एथनिक इशू। तो एथनिक इश्यूज को हमने हमने कवर करना है। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर्स आपको बताऊंगा प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं, और पाकिस्तान कैसे फंसा हुआ था ईरान और सऊदी अरेबिया में, और पाकिस्तान के अंदर कैसे प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी। प्रॉक्सी वॉर्स नहीं होता कि वॉर्स हो। यार प्लीज ये म्यूट कर दें अपने माइक्स। अच्छा जी, हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है कि जो रीजन के अंदर जो कॉपरेशन होती है, इकोनॉमिक होगी, सोशल होगी, किसी भी किस्म की कॉपरेशन है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें सार्क आ जाते हैं, उसमें ईसीओ आ जाते हैं, उसमें एससीओ आ जाता है। इसके अलावा हमने पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखना है। इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक चैलेंजेस एक डेमो दूंगा आपको कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को हमने कैसे कवर करना है पेपर के अंदर, और किसी भी पेपर में आ सकता है। इसके अलावा हमने कुछ कुछ इश्यूज देखने हैं जो कि मुस्लिम आइडेंटिटी के रिलेटेड है। वो इंटरनेशनल भी है, वो नेशनल भी है। जैसे कि कश्मीर इशू हो गया, कश्मीर इशू को एज हम नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर देखेंगे कि कश्मीर इशू को हमने कैसे डील करना है और इसका रिलेशन कैसे हमने कायम करना है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा जो रिलेशन होता है वो इशू बेस्ड है। तो इशू बेस्ड रिलेशन हमने करना है और इंडिया को साथ लेकर चलना है। इसके अलावा पैलेस्टाइन इशू को हमने डिटेल में पढ़ना है। फिर आ जाता है कि सिक्योरिटी डायनामिक्स, जो पाकिस्तान और रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर चेंजेस आए, अभी ईरान के अंदर ईरान के रिलेशंस सेट हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर। इसके अलावा इसके जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं उसका पाकिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके चैलेंजेस देखने हैं, और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको हमने एग्जामिन करना है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है कि 1971 के बाद जब हमारी सिसेशन हुई, हमारा हम दो लख्त हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसे हुई, पाकिस्तान कैसे उसने पॉलिटिकली ग्रो किया अपने आप को। इसके अलावा पाकिस्तान और यूएस वॉर ऑन टेरर जो कि पोस्ट 9/11 का फैक्टर है, उसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जनरली डिस्कस करना है।
और उसकी पर्सपेक्टिव देखने हैं ऑन द वॉर ऑफ टेरर ऑफ द यूएस। यूएस ने जो वॉर ऑन टेरर लॉन्च की थी और पाकिस्तान को एज अ शोल्डर यूज किया था उसने, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तानी सोसाइटी पर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर और इस रीजन पर, वो देखेंगे हम। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है पाकिस्तान में, कितने आइन आए, कौन सा आइन वर्किंग में था और कौन सा आइन वर्किंग में नहीं था, फेलियर्स, सक्सेसेस, ये हमने देखने हैं। उसकी अमेंडमेंट्स, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स है वो देखने हैं। और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस बने, मिलिट्री का क्या रोल था, मार्शल लॉज कैसे लगे, उनका इम्पैक्ट क्या था, ये सारी चीजें हमने एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान देखना है। इसके अलावा पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी देखेंगे हम, सोवरेनिटी को चैलेंजेस और इसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे हम। इसके अलावा मैं आपको लेक्चर का प्लान बता देता हूँ। हमारा जो लेक्चर होगा वो 12 लेक्चर्स होंगे, ये हमारा प्लान है। फर्स्ट लेक्चर आइडियोलॉजी। इस टाइम पे 40 स्टूडेंट्स हैं इसकी क्लास में, तैयार मैंने करके दिया इसको लेक्चर। जी प्लीज ये म्यूट कर दें अपने माइक्स। लेक्चर 1, अब मैं आपको प्लान बता रहा था कि 12 लेक्चर्स पर डिवाइडेड है हमारा प्लान, और इसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, इसकी टाइमलाइन हमने देख लेनी है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 2 है मुस्लिम रिफॉर्मर्स। मुस्लिम रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे और इनकी मूवमेंट्स क्या थी, और इनको हमने डिटेल्ड और क्रिटिकली इनको एज अ केस स्टडी हमने कैसे यूज करना है आगे पेपर्स के अंदर, वो देखना है हमने। लेक्चर 3 में क्या होगा, लेक्चर 3 में है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट्स चली थी 19th सेंचुरी के अंदर, जिसमें अलीगढ़ तहरीक थी, नदवतुल उलमा थी, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करनी है। लेक्चर नंबर 4 में पाकिस्तान मूवमेंट आ जाएगा, जो कि मैंने बताया पाकिस्तान की मूवमेंट है जो वो 1892 से स्टार्ट होती है असल में, क्योंकि 1892 के बाद जो इम्पैक्ट आया था, कैसे मुसलमान इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या सोचा कि हमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है और आगे हमने कैसे लेके चलना है। इसमें हम 1947 तक के सारे इवेंट्स देखेंगे। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान और उसका रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ेंगे। हम इंडस्ट्रीज को देखेंगे, उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। हमने अपने एनर्जी इश्यूज को देखना है कि कौन कौन से पाकिस्तान को एनर्जी के परस्पेक्टिव में जो कौन से इश्यूज ला सकते हैं। इसके अलावा हमने मेजर इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको कह दिया, वो हमने करनी है। एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हमने कैसे ठीक करना है छठे लेक्चर में। और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान देखेंगे, इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखेंगे, और इसमें डिफरेंट जो इदारे हैं न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए उनका क्या रोल है। लेक्चर 7 में क्या है, लेक्चर 7 में पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, कि पाकिस्तान का क्या रोल है कुछ जो रीजन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि दिन ब दिन हर लम्हा कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं। किसी हमारे राइवल के साथ किसी भी रीजन के कंट्री के अगर रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आता है कि और हमने देखना है कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम जाके उस चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमने देखना है रीजनल कोऑपरेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस है जो रीजन के अंदर, सार्क हो गया, ईसीओ हो गया, एससीओ हो गया, ये लेक्चर 7 का प्लान है। फिर आता है लेक्चर नंबर 8, सिविल मिलिट्री रिलेशंस। इसमें आएगा, हम इसको डीपली कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तकरीबन से तकरीबन किसी ना किसी शक्ल में आ जाता है। लेक्चर नंबर 9, मेन चैलेंजेस टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमी तो चलती रहती है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको इकोनॉमी के ऊपर एक डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि एक डेमो भी होगा, ये मैं कैसे लेके चलूंगा। लेक्चर नंबर 10, द पैलेस्टाइन एंड कश्मीर इशू होगा। इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी डायनामिक्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को हमने देखना है, उसमें पॉलिसी भी देखेंगे। 11 लेक्चर में है पॉलिटिकल एवोल्यूशन। 1971 के बाद पाकिस्तान कैसे ग्रो किया पाकिस्तान ने पॉलिटिकली, और पाकिस्तान का क्या रोल था यूएस वॉर ऑन टेरर में। लेक्चर नंबर 12, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस टू द सोवरेनिटी। इसमें हमने एथनिक इश्यूज भी पढ़ने हैं, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है और इसका क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, 1971 के बाद इसकी कितनी जरूरत है, हमें ये चीज देखनी है हमें। और ये एक मेक और ब्रेक सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। इसमें अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स अच्छा कर ले तो आपकी करंट अफेयर अच्छी हो जाती है,
क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो भी करंट अफेयर का सवाल आता है आप वो हैंडल कर सकते हो। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत हेल्प करता है, और इसके अलावा ये एसए के पेपर में भी आपको काफी हेल्प दे सकता है। चलें जी, इसके बाद मैं आपको एक डेमो देता हूँ, जो लेक्चर है मेरा इकोनॉमी के ऊपर, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट भी है। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे बता दें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई बता दे प्लीज। हाँ जी सर, बिल्कुल हो रही है। ओके जी, तो एक मैं इसको थोड़ा अच्छा मुझे बता दें क्लियर है आपको स्क्रीन, या इसको थोड़ा मैं जूम आउट करूं, जूम इन करूं? चले नहीं, क्लियर है। अच्छा जी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी एक ऐसी टर्म है कि जिसमें हमारी डेली लाइफ चलती है, और इंसान की जो डेली लाइफ है हमारी इकोनॉमी के बगैर वो एक जीरो लेवल पे होती है, ग्राउंड लेवल पे होती है। दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए, रेमिटेंसेस होगी, करंट अकाउंट हमने देखना होता है, टैक्स रेवेन्यू को देखना होता है, मनी सप्लाई को देखना होता है। इसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो कि इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करती है, डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा इसमें स्मॉल एंड लोकल बिजनेसेस भी होते हैं, और इसका हमने इम्पैक्ट देखना है कि इन्फ्लेशन के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट आता है। तो इसमें हमने गवर्नमेंट का रोल सबसे देखना है पहले, कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। क्या गवर्नमेंट का रोल इनेबलर होता है या एक्टिव रोल प्ले करती है? अगर हम किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज, तो जो रोल होता है ना गवर्नमेंट का, वो वेरी करता है। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, वो एक्टिव रोल प्ले करती है। एक्टिव रोल अलग होता है और इनेबलर का रोल अलग होता है। मैं पहले इसकी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एक्टिव रोल वो होता है कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के अंदर, और इनेबल का रोल वो होता है कि आप किसी बिजनेस को उसको इनेबल करते हैं कि आप रन करो। जैसे मैंने कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, गवर्नमेंट मुझे हेल्प करेगी और मैं इंडस्ट्री खड़ी कर लूंगा, फिर मैं उसको चलाऊंगा। गवर्नमेंट का इतना काम होता है वो इनेबल करे मुझे, आगे का काम मैं संभालूं। पाकिस्तान में इससे उलट है, पाकिस्तान इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करता है। और इसमें सॉरी, और पाकिस्तान कैसे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है उसमें ओनिंग एंड रनिंग द बिजनेस ऑफ एसओईज, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जैसे पीआई हो गया, रेलवे हो गया, इसके अलावा और बहुत से गवर्नमेंट के इदारे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, वापडा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज, उसको कैसे ऑन करती है और कैसे रन करती है। हालांकि अगर आप इकोनॉमी को देखें, ये गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। गवर्नमेंट का रोल होता है जस्ट गवर्नेंस को सेट करना। गवर्नेंस से हट के जो भी काम करता है वो गवर्नमेंट का नहीं होता। इसके अलावा अगर आप देखें, ओवर एक्टिफाइड रेगुलेटरी रोल इन इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसेस, तो इसमें ओवर एक्टिफाई होती है गवर्नमेंट की, कैसे रेगुलेट करना है। जो भी इंडस्ट्री खड़ी करता है उसको वो इतना रोल करती है कि सिर्फ रेगुलेशन करनी है और टैक्सेस लेनी है, उनकी मदद को करनी। तो एक ये रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। इसके अलावा फिक्स करना प्राइसेस, कोई भी कमोडिटी है उसको फिक्स करना, ये एक रोल होता है। प्रोवाइड करना एक फ्रेमवर्क कि कैसे आपने चलाना है किसी भी चीज को। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन, ये 5 चीजें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले करती है। इसके बारे में देखना एरियाज कौन कौन से इकोनॉमी के जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला एरिया इंडस्ट्री। पाकिस्तान जो है वो एक इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री है, उसमें इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो गारमेंट, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है।
पाकिस्तान इंडस्ट्रियल हब था 1960s में जाके। 1960s में हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये कम होता गया और एग्रीकल्चर ने इसको टेक ओवर किया 1980s 1990s में, क्योंकि इंडस्ट्रीज बैठ गई। फिर एग्रीकल्चर को टेक ओवर किया हमारा जो कमर्शियल सेक्टर है, जिसको हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं, उसने आगे इसको टेक ओवर किया। इसके अलावा इसमें रेवेन्यू जनरेशन को देखना है, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल देखना है हमने, और इसके बाद एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखना है हमने। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को पहले देख लेते हैं। ये अभी का डेटा है जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023 का था। इसमें हम 2 सालों का डेटा जो है वो कंपेयर कराते हैं। जीडीपी ग्रोथ को देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ जो पिछले साल थी 2021-22 की, वो थी 6.1%। जो इस साल की है 2022-23 की, वो है 0.29%, जो कि एक बिग डिफरेंस है। हम इतना स्लो डाउन कर जाएंगे कि देखें जी 6.1 कहाँ है और 0.29, तकरीबन हम 6 पॉइंट समथिंग हम लैग कर रहे हैं इसमें। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा 4.3% से ग्रो कर रहा था पिछले साल, अब ये 1.5% से ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री 6.8%, अब ये माइनस में जा रही है हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि काफी इंडस्ट्री जहाँ से बंद होकर बाहर जा रही हैं। सर्विसेज सेक्टर जो कि 60% ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी है, वो 6.6 से ग्रो कर रहा था, आज ये 0.86 से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, $1765 यूएस डॉलर में देखते हैं पर कैपिटा इनकम कि कितना एक बंदा कमाता है साल का। तो $1765 है, पिछले साल था, आज ही वो रह गया $1568। इसी तरह इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हमारी कम हो गई। तो ये हमने इसमें एक फैक्ट्स एंड फिगर्स का लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट डाटा देखा है। इसके बाद आ जाते हैं जी बजट डिबेट। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की जो ये एफबीआर की टैक्स कलेक्शन, ये इंक्रीज हुई 16.1%, क्योंकि पिछले साल जो थी टैक्सेस कलेक्ट हुए थे वो थे 6,125, इस दफा हुए 6,210, मतलब 100 या 150 बिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है। इसमें इन्होंने टैक्स पेयर्स को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर किया इस साल। हाँ, और इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा न्यू टैक्स पेयर इकट्ठा हुआ, लेकिन ये भी एक ज्यादा अचीवमेंट नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि देखें हर साल जो हमारी पैसे की वैल्यू है, पैसे की कदर है, वो कम से कम होती जा रही है। तो अगर इस तरह से चलते तो हमारा कम से कम 8,000 बिलियन रुपीस इकट्ठा होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा 6,210 बिलियन रुपीस इकट्ठा हो सका है। ये कुछ फिगर्स हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपने देख लेने हैं कि कितने कितने परसेंट हमारी जीडीपी रही है पिछले 2-3 सालों के अंदर, और कितने कितने कौन कौन से सेक्टर ने क्या क्या काम किया। ये बजट है, बजट को एट अ ग्लांस देख लेते हैं। बजट क्या होता है? बजट 2 तरीकों से हम देख सकते हैं। एक होता है कि आपने कितना कमाया, और एक होता है कितना आपने खर्च किया। कमाना वो होता है कितना आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया, और खर्च करना होता है एक्सपेंडिचर। जो इस दफा की फिगर है, फिगर ये है कि हमारा जो 12,163 बिलियन रुपीस, ये हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। यानी कि ऐसे समझ लो हमने 12 रुपए इकट्ठे किए और 14 रुपए खर्च किए, यानी कि 2 रुपए का फिर भी हमें नुकसान हो गया। तो आपने ये डाटा देख लेना है कि कितने टैक्सेस इकट्ठे हुए और कितनी हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया। हमने सूद की मद में कितने पैसे वापस किए, डिफेंस के ऊपर हमारा कितना लगा, ये लिखा हुआ है, जो कि ब्लू लाइंस में है हमारे खर्चे, और जो ऑरेंज लाइन में है ये हमारी रेवेन्यू कि कितना हमें इकट्ठा हुआ। इकोनॉमिक चैलेंजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से हम इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये कुछ चैलेंजेस मैंने लिखे हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है मल्टीपल डेफिसिट्स का, जिसमें आ जाता है फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। इसमें हमने तीनों डेफिसिट्स को स्टडी करना है कि ये क्या होते हैं और इसका क्या असर होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी या किसी की इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा इशू ऑफ डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट एक ऐसी टर्म है कि फॉर एग्जांपल कोई भी घर है, अगर वो घर कोई कर्जा लेता है, तो अगर वो बैंक से कर्जा लेता है, उसको लोन की जगह उसको थोड़ा सा सूद भी या इंटरेस्ट कहते हैं जिसको, वो देना पड़ता है। मार्कअप कहते हैं उसको, कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए उठाए तो मैंने 15 रुपए देने हैं 1 महीने बाद। तो पाकिस्तान जितना कमाता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पाकिस्तान जितना कमाता है। अब देखिए ये 7,303 बिलियन रुपीस ये हमारा जाता है डेट सर्विसिंग में।
यानी कि हमने कमाए 14 रुपए और हमने 7 रुपए उसमें दे दिए अपनी सूद के पैसों को जो हमने लोन लिया था। तो खुद सोचें तो बाकी 7 बचते हैं वो हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, आपने इसको इस तरह देखना है। आपने इसको ज्यादा कम्प्लेक्स में नहीं देखना, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद है फॉलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो होते हैं कि जो हमारे पास डॉलर होते हैं, कोई भी चीज हम बेचते हैं, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो जो उसकी मॉनिटरी होती है वो होती है एक अकाउंट से, और उस अकाउंट में होते हैं डॉलर्स, क्योंकि डॉलर्स के अंदर कोई भी खरीदो फरोख्त हम करते हैं। अगर वो हमारे पास कम हो जाए तो हम कोई भी चीज, जो चीज मंगवानी होती है वो हम नहीं मंगवा पाते। फॉर एग्जाम्पल हमने फूड प्रोडक्ट मंगवाना है, अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, डॉलर ही नहीं है, तो हम कैसे किसी से मुआहदा करके फूड ले सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान के लिए। एक इशू है इशू ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें 3 चीजें आ जाती हैं। एक होती है हायर इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, ग्रोथ कम होती है, और हायर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी ज्यादा, महंगाई भी ज्यादा और ग्रोथ कम। ये 3 चीजों का मजमुआ होता है, वो होता है स्टैगफ्लेशन। इसके अलावा होता है एग्रीकल्चरल डिके। एग्रीकल्चरल डिके क्या होता है कि अगर आप क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही जी? आ रही है सर। ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आवाज तो आ रही है। ठीक है ठीक है, तो जिसको नहीं आ रही उसको को उसका अपना इशू है कोई नेट का, प्लीज वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी, एग्रीकल्चरल डिके क्या होता है? एग्रीकल्चरल डिके ये होता है अगर आपके पास कोई जमीन है, कोई किसान है, किसान जमीन उगाता है, अगर उसके पास उगाने के लिए वो कुछ पैसे ही नहीं है, अगर उगाने के लिए जो भी उगाने के लिए प्रोडक्ट होता है, इनपुट होती है, वो महंगी है और वो नहीं उगाता, उसके बाद जो फूड होते हैं उसके क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। जब क्राइसिस पैदा होते हैं, लोगों को गंदम नहीं मिलती, वो खा नहीं सकते, तो लोग जो होते हैं वो स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर डिके 2019 से चल रहा है। 2019 से पहले हम गंदम में खुद कफील होते थे, हम बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद से क्या हुआ, हमारी एकदम से एक तो आबादी बढ़ रही है, प्लस हमारी एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से हमारा फूड क्राइसिस है। इसके अलावा होर्डिंग भी है, ब्लैक मार्केटिंग भी है, स्मगलिंग भी हो रही है चीजों की। इसके अलावा हमने देखना लॉस लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट ओन करती है जिन कंपनीज को, उसको हम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे पीआईए होगी, रेलवेज होगी, स्टील मिल्स होगी, वापडा होगी, इसके अलावा पीटीसीएल होगी, जितनी भी गवर्नमेंट की ये कंपनीज हैं या इदारे हैं, इनको हम एसओईज कहते हैं। तो इनमें से जो पीआईए है, रेलवे है और स्टील मिल है, ये हमारा 60% ऑफ द टोटल लॉसेज ये बेयर कर रही हैं, और इसको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं हर महीने जो इसको लॉस हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फॉल आउट है, इंडस्ट्रीज यहाँ से निकल के जा रही हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो भी यहाँ से जा रही हैं। अब रिसेंटली आपने सुना होगा शेल कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। क्यों बंद कर दी है? क्योंकि एक तो करप्शन बहुत ज्यादा है, जो रेगुलेशन है वो इतनी सख्त है कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्योंकि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा है, अवाम के अंदर इसकी डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन महंगाई की वजह से अवाम नहीं ले रही, तो इस वजह से ये शेल पंप हो गया या और भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही सस्ती, इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है वो महंगी मिल रही है। जब ये चीजें होंगी तो इंडस्ट्री रन नहीं करेगी। लेकिन जो इंडस्ट्री रह जाएंगी, जो इंडस्ट्रीज रन करेंगी, वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री ए है, इंडस्ट्री ए ने कोई तेल लिया पिछले महीने उसने लिया 100 रुपए का तेल, अगर अगले महीने वो मिल रहा है 200 का तेल, वो 200 का तेल ले तो लेगी, वो खर्च भी करेगी, वो प्रोडक्ट भी बनाएगी। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब वो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा, वो क्योंकि उन्होंने तेल के पैसे भी निकालने हैं, गैस के पैसे निकालने हैं, उन्होंने वो प्रोडक्ट महंगा बेचना है। जब प्रोडक्ट महंगा बेचेगा तो लोगों की कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कि वो प्रोडक्ट को खरीद सके, तो इंडस्ट्रीज का भी फॉल आउट होगा और लोग भी रुल जाएंगे। तो ये आसान तरीका था समझाने का। इसमें मैं एक एक इशू को कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल इश्यूज क्या है हमारे?
इंडस्ट्रियल इश्यूज 4-5 किस्म के हैं। इसमें लैक ऑफ गैस एंड एनर्जी सप्लाई, जब एनर्जी नहीं मिलेगी इंडस्ट्री कैसे रन करेंगी। हायर इंपोर्ट ड्यूटीज होती है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के ऊपर। इसके अलावा लैक ऑफ फोकस ऑन एसएमईज, एसएमईज कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और स्मॉल लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज हैं या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो नहीं है, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री डाउन जा रही है। लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको मॉडर्न तरीके के साथ अटैच होना चाहिए, आपको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, आपको अपडेशन की जरूरत पड़ती है। जब वो अपडेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे रन करोगे। एग्रीकल्चरल इश्यूज क्या है हमारे, लैक ऑफ मॉडर्न मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन क्या होता है, कोई भी आप कल्टीवेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, अगर वो मॉडर्न तरीके से ही नहीं है, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को जाया कर रहे हैं, वो कल्टीवेटेड अब जो चीज होगी वो जाया होके आएगी। जैसे हम देख लें गंदम निकलती है, हमारे यहाँ वही पुराना तरीका थ्रेशर वाला, जो कि काफी चीजें हमारी गंदम भी खराब कर देता है और बाकी चीजों को भी वो खराब कर देता है। और हम जो कल्टीवेशन का प्रोसेस करते हैं उसमें इरिगेशन के मेथड है वो भी मॉडर्न नहीं है। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क नहीं है, मीन्स कि अगर हमने एक हाई प्रोडक्टिव सीड तैयार करना है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की, जैसे फैसलाबाद होगी, कराची के अंदर भी है, वो क्या करती है वो अपने तय तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उतनी लेवल पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूँ, मैं छोटा फार्मर हूँ, तो मुझे नहीं मिलेंगी, मुझसे जो बड़े फार्मर्स होंगे उनको मिल जाएगी। वो फिर मोनोपोली क्रिएट करेगा, अपनी मर्जी के प्राइसेस सेट करेगा और आगे वो मार्केट के अंदर चीजें भेजे या उसकी होल्डिंग कर ले, वो उसकी मर्जी। अगर छोटे किसानों को माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट नहीं मिलेगा आसान किस्तों के ऊपर, तो वो एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है वो बैठेगी। इसके अलावा हायर प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स खाद हो गए, बीज हो गया, इनकी जब डीजल हो गया, इनकी जब प्राइसेस हायर होंगी तो किसान बेचारा नहीं उगाएगा, वो कहेगा नहीं जी इस साल मैंने नहीं उगाना। तो जब उस साल वो नहीं उगाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमतें आसमान पर जाएंगी। इसके अलावा आता है मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज। एक चीज समझ ले, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कि हमारा स्टेट बैंक बनाता है कि कैसे हमारा इन्फ्लेशन, कैसे हमारा इंटरेस्ट रेट होगा और हमारी मनी सप्लाई कैसे होगी, हमने कितना इंटरेस्ट रेट रख के उसको अपनी मनी सप्लाई को आगे ज्यादा करने का काम करना है, वो डिसाइड करता है। फिजिकल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का और कितना गवर्नमेंट कमाएगी, ये बनाती है गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के इश्यूज क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत ज्यादा है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे हमने प्राइस को कंट्रोल करना है। अब देखा जाए तो यूरोप में चले जाए, अगर आप सिटी ए में कोई भी चीज ले रहे हैं वो सिटी बी में भी वो सेम मिलेगी, सिटी जी में भी वो सेम मिलेगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान पे हर 2 गज पे दुकानें हैं, आप चले जाओ हर किसी का रेट अलग होगा। तो ये तो मैं छोटे लेवल की मिसाल दे रहा हूँ, अगर बड़े लेवल पर भी चले जाए स्टोरों के अंदर तो वहां भी ऐसे है, कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो डिसऑर्ड बिहेवियर अपनाती हैं, वो फैसिलिटीज नहीं देती हैं जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं। यानी कि अगर कोई बिजनेस कोई अपना रन करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरत है, उसको लोन चाहिए। जब वो लोन लेने जाएगा तो वहां देखेगा कि जी इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, तो मैं लोन क्यों लूं, वो लोन ही लेगा और अपनी इंडस्ट्री खड़ी नहीं करेगा, अपने प्लान कैंसिल कर देगा। इसके अलावा कंपटीशन की फिजा नहीं है, स्टॉक मार्केट के अंदर ना मोनोपोली है, 32 फैमिलीज है ना, उनकी मोनोपोली है। जब मोनोपोली हो जाए तो जो दूसरे होते हैं ना कंपनीज या दूसरी इंडस्ट्रीज होती है वो इसके अंदर कंपटीशन में नहीं आ सकती। फिजिकल पॉलिसी इश्यूज क्या है, फिजिकल पॉलिसी इश्यूज ये है कि हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम है। अब देखिए जो हमारे 7.2 मिलियन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया 2021 में, और उनमें से 2.5 मिलियन जो बंदे हैं उन्होंने किया, यानी कि 35% ऑफ द टोटल टैक्स पेयर्स, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कि टैक्स देते हैं, उनमें से 35% ने सिर्फ अपना टैक्स अदा किया। इसके अलावा हमारी हायर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की और लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एफबीआर की। इसके अलावा लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप है एफबीआर की, एफबीआर के अंदर एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो कि इसको लेके चले अच्छे से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो है मल्टी लेयर्ड रेगुलेटरी सिस्टम। यानी कि मैंने अगर कंपनी को खोलनी है, कम से कम मुझे 1 दर्जन अपने इदारों के पास जाना पड़ेगा, उनसे एनओसीज बनवानी पड़ेंगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, फिर जाके मैं अपनी कोई कंपनी बनाऊंगा, और मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी कि जी ये लो पैसे और मुझे एनओसी जारी कर दो। इसके अलावा लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी चीज होती है सॉरी, आपको कोई ना कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उस इन्वायरमेंट में रह के, जो इजी इन्वायरमेंट होता है, आप अपना बिजनेस रन करते हो। इसके अलावा ब्राइबरी एंड रेड टेपिज्म है। ब्राइबरी होती है रिश्वत, कि आप अगर कोई काम निकालना चाहते हो तो आपने रिश्वत देनी है। रेड टेपिज्म होती है दफ्तरी तवालत। आपने कोई काम कराना है तो आप जाते हो दफ्तर में, वो कहते हैं जी कल आओ परसों आओ, वो तवील होता जाता है, वो आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता आगे चलने में। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर, उसको टैकल करने की जरूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर? ह्यूमन डेवलपमेंट होती है कि इंसानों को किस तरह बनाया जाए कि वो अपनी इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले कर सके। कोई भी इदारा है, कोई भी इदारा जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर वो उन स्टूडेंट्स की अच्छी डेवलपमेंट कर रही है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनको लेबोरेटरी की ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, वो इंडस्ट्रियल नीड या इंडस्ट्रियल डिमांड के सिंक्रोनाइज है, तो वो जाके आगे कामयाब होते हैं स्टूडेंट्स, वरना दूसरे रह जाते हैं। डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये हमारी एक बदकिस्मती है कि क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और इसके अलावा हमारे पॉवर्टी और हंगर के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। हमने इसको इन सॉल्यूशंस कैसे लेने हैं कि इकोनॉमी को ठीक कैसे करना है, तो मैंने 2 तरीके के सॉल्यूशंस बताए हुए हैं जो आप पेपर्स में लिख सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या है वो देख लेते हैं कि हम वक्ती तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम लिया है, हमने जो अगर ये होगा अभी, अब एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जब ये एग्री हो जाएगा तो हमने उसको कंप्लीट करना है। हमने कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करनी उसमें, क्योंकि जब भी आप आईएमएफ के साथ कोई ट्रबल क्रिएट करते हो अपने अवाम को खुश करने के लिए, जो कि वोटिंग एक पर्सपेक्टिव होता है कि वोटर्स आएंगे और इलेक्शन के करीब जाके ये लोग आईएमएफ प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हैं, वक्ती तौर पर ये चला लेते हैं और जाके खत्म कर देते हैं। तो ये नहीं करना हमने, सबसे पहले हमने इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आईएमएफ का एक ट्रस्ट होगा हमारे पास तो बाकी भी इदारे होंगे ना, वो हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। जब आईएमएफ हमें प्रोवाइड नहीं करता, लोग कहते हैं जी आईएमएफ बुरा है, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें हमारी मजबूरी, हम फंस चुके हैं। अगर आईएमएफ नहीं लेंगे तो कोई और इदारा हमारे यहाँ नहीं आएगा। जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमें रेटिंग नहीं देंगी, रेटिंग बहुत कम जाएगी। अब देखें जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है पिछले दिनों, तो अगले दिन स्टॉक मार्केट तकरीबन 2200 पॉइंट से इजाफा हुआ है उसका, तो ये बहुत इम्पैक्ट डालती है आईएमएफ। इसके अलावा हमने ना पावरफुल कंट्रीज है उनके साथ काम करना है डेट रिस्केड्यूलिंग के लिए। डेट रिस्केड्यूलिंग क्या होती है? डेट रिस्केड्यूलिंग एक ऐसी चीज होती है कि मैंने कर्जा लिया, अब मैंने उसको देना है अगले महीने, अब मेरे पास अगले महीने देने के लिए पैसे नहीं है, मैं मेरे दोस्त हैं जो जिनको मैंने देना है, या वो उनके दोस्त के भी दोस्त हैं, तो मैं दूसरे दोस्तों को कहूंगा जी अपने फलाने दोस्त को बोलो यार मैंने उसका कर्जा देना है और ये स्केड्यूल कर दे, ये थोड़ा आगे कर दे, तो वो मैं इन्फ्लुएंस यूज करके उसको आगे करा दूंगा। तो हमें ये करना चाहिए। कौन से पावरफुल कंट्रीज हैं? चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, उनको क्या क्या हम कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक डेट। डोमेस्टिक डेट अलग से होता है हमारा डोमेस्टिक डेट हमारे फॉरेन डेट से बहुत ज्यादा है, तो हमने डोमेस्टिक डेट की भी डेट रिटायरमेंट प्लान बनाना है। वो कैसे बनाएंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज या लोकल टाइकोन्स हैं, बिजनेस टाइकोन्स, उनके साथ मिलकर हमने मुआहदे करने हैं, उनको बनाना है जी, रीस्केड्यूल करें और यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया जा सकता है इससे। चौथे नंबर पर है जो कर्टेल करने हमारी अननेसेसरी जो लग्जरी एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के, उसको कर्टेल आउट करना है, यानी कि उसको कम करना है। इसके अलावा हमारी जो लेस नीडेड लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उनको भी हमने कम करना है। तो ये है शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है अगर पेपर में आ जाता है तो सबसे पहला जो प्लान है वो है डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, DRM। डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ हमने जाना है। इसमें स्टेप्स हैं कुछ, वो स्टेप्स में हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं और ये होती क्या है। डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये है कि डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर रिसोर्स इतनी ज्यादा है कि हम खुद ही अपनी इकोनॉमी को
अपलिफ्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है, हमने ना एनर्जी कॉस्ट कम करनी है उन बंदों को जिन्होंने इंडस्ट्री रन की हुई है। ये सारों के लिए नहीं होगा। जो इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैसे हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, अगर वो हमारी ग्रो कर रही हैं, उनको थोड़ा और ग्रो कराओ, उनके उनके लिए एनर्जी कॉस्ट थोड़ी कम कर दो। अगर गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो होने दो, थोड़ी देर के लिए नुकसान, बाद के लिए जो एडवांटेज है उसके लिए बेहतर है। दूसरे नंबर पे हमने करना है फैसिलिटेट करना है लोकल एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, ताकि वो ग्रो करें। फैसिलिटेट किस टर्म में? उनको फ्रेमवर्क बना के देना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देना है ताकि वो आगे ग्रो करें। इसके अलावा हमने ये दो चीजें कराने के बाद जो तीसरे नंबर वाली चीज है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, आपने इनको काम कर दिए और भी, तो आपने एक कीज बना दी कि इतने इतने पॉइंट्स हैं, आप जितने भी इंडस्ट्रीज को आपने हेल्प की गवर्नमेंट ने, तो ये पॉइंट्स आपने उनको दे देने हैं कि आपने ये इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। जब आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आपको और भी ज्यादा हेल्प की जाएगी। और जब इनका जो डाटा होगा, उनको उनको हमने डाटा नादरा और एफबीआर के डाटा के साथ सिंक्रोनाइज कर देना, उनको इंटीग्रेट कर देना है। फिर हमने उनकी उनकी वर्किंग चेक करनी है कि वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जितनी गवर्नमेंट ने टाइम दिया होगा, कि आपकी वर्किंग कैसी जा रही है। अगर वो उनकी वर्किंग जा रही है गुड, तो आपने उसको और ज्यादा एडवांटेज देना है और उसको टैक्स नेट के अंदर लेके आ जाना है। जब वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगी तो यार प्लीज आप माइक म्यूट कर दें। जब ये टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगी तो आपने क्या काम करना है, आपने टैक्स इकट्ठा कर लेना है। जब टैक्स इकट्ठा हो जाएगा तो आप इससे अच्छा खासा कमाओगे गवर्नमेंट। ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या होंगे हमें ये करने के? हमारी जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। तो ये 4 स्टेप्स आपने देख लेने हैं। इसको कहते हैं डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि हमारी डोमेस्टिकली जो हमारे पास रिसोर्स है, हमने उसको कैसे मोबिलाइज करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग द लॉस मेकिंग एसओईज, जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज है, उनको हमने रीस्ट्रक्चर कराना है। इसके लिए क्या प्लान है वो देखें। पहले नंबर पे आपने करना है रीशफल करना है। रीशफल कहते हैं तोड़ फोड़ करके उसको दोबारा से सेट करना। जितने भी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट के, उसकी आपने रीशफलिंग करनी है। 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है रीशफलिंग को। एक होता है एसओईज विद ग्रेटर लाइबिलिटीज, ऐसे इदारे, गवर्नमेंट के ऐसे इदारे जो जिनके पास है ग्रेटर लाइबिलिटीज, जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा है, उसको अलग कर देना है हमने। और ऐसे इदारे जिनके ऊपर लेस लाइबिलिटीज है, जिनके ऊपर कम कर्जा है, उनको आपने अलग कर देना है। अब सबसे पहले उनको लेके चलना है जिनके ऊपर ना ज्यादा कर्जा है। ज्यादा कर्जे वाले को हमने फिर से एक नए ग्रुपों में तकसीम करना है। देखना है अगर वो रिवर्सेबल है या उनको ठीक किया जा सकता है, तो आपने उसको कर देना, या तो उसको आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कर देना है जो भी इदारे हैं, या तो उनको आपने कर देना है प्राइवेटाइज। ठीक है। और अगर वो चलने के काबिल ही नहीं है, आपने उसको लिक्विडेट कर देना है। लिक्विडेट कहते हैं खुद ही खत्म कर दो उसको सिरे से। सबसे जरूर बेस्ट तरीका है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, गवर्नमेंट का डंडा भी होता है, प्लस प्राइवेट वाले अच्छा काम भी करते हैं। प्राइवेटाइज उनको किया जाए जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, या उसको लिक्विडेट कर दो, खत्म कर दो। तो इसमें से 3 ऑप्शन है। जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा है वो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं जिनके ऊपर कम कर्जा है उनके साथ क्या करना है। वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको हमने एक अच्छे से उनको उनकी मैनेजमेंट को संभालने की कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सेपरेट करना है उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को उसके मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि उसको उसकी गवर्नेंस को अलग बंद करेंगे, उसको मैनेजमेंट जो होगी वो अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी है, मैं लेट्स से कह दो वापडा है या पीआई है, उसकी जो कमेटी होगी, मैनेजर होगा या उसका जो चेयरमैन होगा या डीजी होगा, उसको जो अपॉइंट करेगी ना अथॉरिटी, वो होगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अथॉरिटी। यानी कि जो गवर्नेंस होगी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाएंगे, और जो मैनेजमेंट होगी वो अलग मैनेजर्स चलाएंगे, जिसमें सीईओज आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीएफओज हो गए, चीफ फिनांस ऑफिसर्स। और उनको अपॉइंट कौन करेगा? जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठा होगा। इसमें स्टेप्स कौन से आपने फॉलो करने हैं?
सबसे पहले इसमें आपने बताना है कि टास्क ओरिएंटेड पोस्टिंग्स होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आपने सीईओ बिठाया है, कोई भी सीएफओ किसी भी इदारे का, तो आपने उसको एक टास्क दे देना है कि जनाब आप 1 साल के लिए फलाने इदारे के चीफ बन रहे हो, आपके पास में ये आपका टास्क है, ये आपने कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट करना है। ये एक काम होगा। दूसरे नंबर पे आपने इन्वायरमेंट, कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अगर फॉर एग्जांपल इदारे के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप एक कंपटीशन की फिजा कैसे बना सकते हो? आप उनके ऊपर आपको कि जी आपने ये काम कंप्लीट करना है और ये इनाम होगा, तो वो एक कंपटीशन की सेंस पैदा होगी, लोग काम करेंगे, लोग थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे, सिर्फ सैलरीज नहीं लेंगे, बाकी भी काम करेंगे, इस तरह चलेगा। इसके अलावा आपने तीसरे नंबर पे करनी है राइट साइजिंग। एक होता है डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग होता है किसी भी इदारे के अंदर बंदों की तादाद कम कर दो। एक होता है राइट साइजिंग। राइट साइजिंग ऐसी चीज है कि आप सही बंदे को सही जगह पे लगाओ, ये राइट साइजिंग हमारी बहुत जरूरी है इसके लिए। इसके बाद आता है स्ट्रेंथन द इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आप देखें ना, हमारे किस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारे बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें नैब हो गया, जिसमें एफआई हो गया, जिसमें और भी काफी इदारे हैं, एसी हो गया, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है जी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी उसको हम इंटरनली ही सेट करते हैं, जो इदारे के अंदर रह के उसके अंदर अलग मैकेनिज्म बनाना है और उस कंपनी को, उस गवर्नमेंट के इदारे को हमने ठीक करना है। तीसरे नंबर पर जो प्लान है वो है हमने अडॉप्ट करना है सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम में क्यों कह रहा हूं, मैंने बात की थी एफडीआईज की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है, हालांकि उल्टा यहाँ से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन इतनी सख्त है, यहाँ पर करप्शन है, रेड टेपिज्म है, ब्राइबरी है, और इसके अलावा और भी चीजें हैं दफ्तरी जो कि काम नहीं करने देती। मैंने आपको बताया अगर कोई कंपनी आपने खोलनी है तो आपको 12 इदारों के पास जाना पड़ेगा, उनसे एनओसीज बनवानी पड़ेंगी, एनओसीज बनाने के बाद आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके लिए मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है, ये मैंने अपने नोट से बनाया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपने एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा जी, ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एफआईए हो गया, पुलिस हो गया, हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री होगी, सारा एक जगह आ जाएगा। हमने जिसने भी कंपनी खोलनी है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, उसकी दरखास्त को रोटेट किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन 1 2 3 4 5 6 जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे, आखिरी जो इसको अप्रूवल मिलेगा वो उसको एंड में आके, कुछ दिन लगेंगे, 1 दिन 2 दिन, वो उसको एंड में पता लगेगा कि क्या आपकी अप्रूवल हुई है, क्या आपकी रिजेक्शन हुई है। उसको एनओसी मिलेगी, वो बंदा एनओसी डाउनलोड करके वो जाएगा अपनी कंपनी खोल लेगा, इसमें उसको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक सिंगल विंडो सिस्टम, ये प्रैक्टिसेबल है दुनिया के अंदर, और इसको पाकिस्तान कस्टम्स भी यूज कर रही है। इसमें एडवांटेजेस क्या है हमारी, एक तो करप्शन खत्म होगी, प्लस इसमें ब्राइबरी खत्म होगी, इसके अलावा रेड टेपिज्म खत्म होगी, जो दफ्तरी तवालत है वो खत्म होगी, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये बढ़ेगी हमारी, हम अच्छे से कारोबार करने के काबिल बनाएंगे अपने मुल्क के अंदर लोगों को, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये थोड़ी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, चौथी हमारा सोल्यूशन जो है, हमने क्या करना है, हमने मॉडर्न मैकेनाइजेशन करनी है, कल्टीवेशन के प्रोसेस को अच्छा करना है और भी ज्यादा, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है हाइब्रिड सीड के ऊपर। अगर हमारा बीज ही खराब है, हमारी बुनियाद ही खराब है, तो कैसे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी आप कह लो कि किसी भी फसल से कि जनाब वो ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो उससे अच्छा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज को कहें जी आप इंटरनेशनली उनको अलाउ करें, गवर्नमेंट के आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ काम करें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जब काम होगा तो हाइब्रिड सीड्स पाकिस्तान के अंदर बनेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर बनेंगे वो सस्ता होगा, वो सस्ता जब होगा जो लोग खरीदेंगे, तो वो खरीदेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हम इजीली हम जो हमारी फूड क्राइसिस है उसको खत्म कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी को इरिगेशन के साथ। इरिगेशन यानी कि नए नए मेथड्स आ गए हैं इरिगेशन के, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, हमने पानी को बचाना है क्योंकि पानी की किल्लत है पाकिस्तान में, पानी कम से कम होता जा रहा है, तो हमने एक ये काम करना है। जो आखिरी जो इम्पोर्टेंट काम है वो है क्रेडिट लोन्स। ये फैसिलिटी ऐसी होती है कि जो स्मॉलर फार्मर्स होते हैं ना, उनको हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं आसान किस्तों में, और उसको कम सूद की कम इंटरेस्ट होता है, 1% या 2% के इंटरेस्ट में वो जब हम दे देते हैं, तो वो फार्मर्स पैसा लेके वो
इनपुट लेगा, वो उसको प्रोड्यूस करेगा, जब वो प्रोड्यूस कर लेगा उसको अपने टाइम टेबल पर वो वापस कर्जा वापस कर देगा। तो ये एक अलग से एक रिफॉर्म होगी। इसके अलावा जी हम एक और स्कीम कर सकते हैं, हम ना सोलर पैनल स्कीम शुरू कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। क्योंकि एक कोई भी आपने फसल उगानी है तो डीजल खर्च होता है, डीजल जो इनपुट दिया जाता है वो इतना महंगा है कि अफोर्ड करना ही मुश्किल है। तो क्यों ना हम प्राइवेट बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलकर एक ऐसी स्कीम तैयार करें कि फार्मर्स को ना सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जाए, ताकि हम एनर्जी को सेव करें, प्लस वो कॉस्ट ऑफ द जो इनपुट्स होगा वो भी कम होगी। जब वो कम होगी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अच्छी होगी, प्लस उसकी कॉस्ट भी कम होगी और लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा इन लेस प्राइस। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस क्या है? इंडस्ट्रियल सोल्यूशन यही है कि अनइंटरप्टेड गैस एंड एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। आपने अगर कोई भी इंडस्ट्री रन करनी है तो आपने उसकी एनर्जी सप्लाई प्रॉपर रखनी है और उसको गैस को अनइंटरप्टेड देना है इंडस्ट्रीज को, ताकि वो चले। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उसको कम करें जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, ताकि इंडस्ट्री रन कर सके। इसके अलावा फोकस करना है गवर्नमेंट को जो कि स्मॉलर मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर। मॉडर्न मशीनरी भी चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटीग्रेट करे मॉडर्न मशीनरी। वो कैसे हो सकती है? इंपोर्ट ड्यूटीज जब कम होंगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज मंगवाएंगे, तो जब ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज आएंगी तो आपकी इंडस्ट्री रन करेगी अच्छे से। मॉनेटरी पॉलिसी की क्या सोल्यूशन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को कम करे और बिजनेस एक्टिविटीज को एनहांस करे। और स्टेट बैंक को अर्ज करना चाहिए जो प्राइवेट बैंक्स हैं, क्योंकि स्टेट बैंक सारे बैंक का एक चेयर होता है, चेयर पर्सन होता है, तो अगर वो दूसरे बैंकों को कंट्रोल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो उन्हें चाहिए कि आप जनाब प्रोवाइड करें इजी लोन्स जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं और लोकल बिजनेसेस हैं। यार प्लीज ये लाइनें लगाना बंद करें, नूरुल लाइन ये मिटाएं प्लीज, ये लाइन आपने लगा दी है। मोनोपोली को देखते हैं, तो जो फ्यू बिजनेसेस हैं उनकी मोनोपोली को हमने क्रिएट करना है, इरेडिकेट करना है। जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर मैंने कहा था 32 फैमिली का इसमें इजारादारी है, तो उसको हमने कैसे इरेडिकेट करना है, वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो SCCP कहते हैं वो खत्म कर सकता है। तो एक सॉलिड प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को आसान बना सकें और लोगों की लाइफ्स को आसान बना सकें। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी के क्या सॉल्यूशंस हैं? इसमें है कि FBR की ना रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए FBR के अंदर। वो कैसे हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा बंदों को टैक्स नेट में लाना और जो टैक्स नेट के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सबसे वो वसूली करना जो कि वो टैक्स पेयर्स हैं। इंटीग्रेशन करनी टेक्नोलॉजी की जो इजी रिकवरी के लिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होगी उतने ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी और लोग टैक्सेस ज्यादा देंगे और करप्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है, जो लग्जरी एक्सपेंडिचर है उनको कम करे। और एक लीडरशिप की भी जरूरत है जो कि FBR को या गवर्नमेंट के अंदर रहकर जो फॉर एग्जांपल हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं या फिनांस सेक्रेटरीज है, उनके अंदर एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो इनको टैकल कर सके, जो इनको चला सके आगे। ये नहीं है कि किसी अनाड़ी बंदे को बिठा दो। टूरिज्म इंडस्ट्री तो ये एक अहम इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का और बन सकता है। तो सबसे पहले हमने फोकस कराना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे रोड्स हो गई, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया। ग्रोथ के लिए टूरिज्म इज इनएविटेबल। अगर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है या हमने रेमिटेंसेस लाने हैं तो टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जो मॉडर्न होटलिंग है, मॉडर्न होटलिंग को हमने अच्छा करना है फॉरेनर्स के लिए। जो फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं ना, उनके लिए मॉडर्न होटलिंग होनी चाहिए। स्काई स्पोर्ट एक्टिविटीज होनी चाहिए, जो बीच एक्टिविटीज है, हमारे समुद्री एरिया है, वहां से हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न फैसिलिटीज देनी चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, ATM मशीन्स होनी चाहिए टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर, ताकि लोगों को फायदा हो सके। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या है? क्योंकि पाकिस्तान एक यूथ ओरिएंटेड कंट्री है, हमारी 30 साल के बंदे हैं, तकरीबन 65% आबादी जो 30 साल से नीचे है। अगर हम उसको टेक ओरिएंटेड बना दें, गवर्नमेंट का ये काम है उसकी टेक ओरिएंटेड बनाना। उनको कैसे? उनकी ट्रेनिंग करना
और उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना, ताकि वो अच्छा से अच्छा कमा सकें। जैसे हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे व्लॉगर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, तो उन उन दूसरे बंदों को भी उसके अंदर लाना। यानी कि फॉर एग्जांपल जो आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे सेंटर्स खोले जाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर यानी कि डॉलर्स का इनफ्लो हो जाए। इसके अलावा हम गवर्नमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर भी काम करना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को एक ऐसा फैक्टर बना के पेश करना चाहिए जो कि बच्चा जो भी निकले पढ़कर उसको जॉब मिल जाए, या जो भी वो काम करे वो इंडस्ट्रियल नीड के बिल्कुल बराबर हो, उसके ऐन मुताबिक हो। ई कॉमर्स पॉलिसी को हमने ठीक करना है। ई कॉमर्स क्या होती है कि फ्री लॉन्चिंग होगी और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो उसको हमने कैसे ठीक करना है। हमने पॉलिसी के अंदर एक ऐसी रिफॉर्म लानी है जो कि बेस्ट सूटेबल हो आजकल के एनवायरनमेंट के साथ। हमारी 2019 से 24 तक की पॉलिसी भी है पड़ी, तो वो अच्छा काम कर रही है, 2019 में बनाई गई थी। इसमें मैंने बताया डिफरेंट कंट्रीज के मॉडल्स कि कैसे कैसे दूसरे कंट्रीज ने ना काम किया और वो आगे लेके गई हैं। तो मैंने एक जापान का मॉडल बताया, इसमें एक साउथ कोरिया का मॉडल है और इसमें एक सिंगापुर का मॉडल है। सबसे पहले जापानीज मॉडल देख लेते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान टोटली तौर पर तबाह हो चुका था। उसके इदारे भी तबाह हो चुके थे, उसकी आर्मी भी तबाह हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे फॉरेन कैप्चर था। अमेरिका उधर बैठा हुआ था, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ इसने महाज छेड़ा था, तो अमेरिका ने ही इसकी बाद में मदद की। अमेरिका ने इधर रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया इसको, पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया, प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, और इसमें इन्होंने फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कि वहां पर इंडस्ट्रीज खड़ी की अमेरिका ने। एक दफा अमेरिका ने ये रिफॉर्म्स कर दी तो पीछे से जो उनकी लीडरशिप थी उन्होंने इनके ऊपर हाथ अच्छे से रखा और करप्शन नहीं की और इसको आगे कंटिन्यू किया। तब जाके जब जापान आजाद हुआ 1951 में, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को हुई, जापान को आजाद कर दिया गया और जापान ने आगे जाके तरक्की की। तो मॉडल बताता हूँ उन्होंने क्या क्या किया। जापान ने पहले नंबर पर हाई टेक्नोलॉजी गुड्स के ऊपर काम किया कि उन्होंने कैसे मैन्युफैक्चर करना है, हाई टेक्नोलॉजी गुड्स होती हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहते हैं इनकम डबलिंग इनिशिएटिव। इनकम डबलिंग इनिशिएटिव ये था कि 1 साल के बाद हम अपने लोगों की इनकम को डबल बनाएंगे। इसके अलावा इन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम मॉडल यूज किया। सेल्फ प्रोक्लेम मॉडल ये होता है कि आप किसी भी कोई भी रिफॉर्म कर रहे हो वो अपने तय कर रहे हो, किसी की मदद नहीं ले रहे, अपने रिसोर्स को, जैसे मैंने आपको बताया था रिसोर्स मोबिलाइजेशन, डोमेस्टिक रिसोर्स को यूज करके किसी भी चीज को आपने अच्छा बनाना है, तो आपकी डोमेस्टिकली जितने भी आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर को चलाना है, मैं कहूंगा मेरे भाई हैं अपने, वो ही मेरे घर को चलाएंगे, मैं उनको अच्छा करूंगा। तो जापान का ये मॉडल है कि अपने लोगों को अच्छा करो, उनको खड़ा करो, ये नहीं है कि बाहर से इमदाद लो। तो इन्होंने ये काम किया, इनको टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छा गया। आजकल आप देख लो हर किस्म की कंपनीज हैं, वो जापानीज कंपनियां, गाड़ी होगी, किसी भी मॉडल की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होगी, वो जापानीज मॉडल की होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने खुद सेल्फ प्रोक्लेमेशन के ऊपर काम किया। इसके अलावा इन्होंने हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन दी। एजुकेशन जो होता है वो एक ऐसा मियार सेट करते हैं आपके लोगों के ऊपर, वो आगे जाके बहुत काम देता है आपको टेक्नोलॉजी के अंदर। इन्होंने काफी सारे मेथड अपने लोगों को पढ़ाया, जिसमें इकिगाई का मेथड है, काइजन का मेथड है। इकिगाई ये होता है, वो बताते हैं कि आपकी पर्पस क्या है लाइफ का, आप वो आगे आगे कैसे लेके चलते हो। काइजन क्या होता है? काइजन ये होता है कि कैसे चेंज लेके आनी है सोसाइटी के अंदर, और वो चेंज कैसे बेटर हो सकती है, कैसे अच्छी हो सकती है। तो ये इन्होंने एक मॉडल अपनाया, तो आज वो तरक्की कर रहे हैं। आप देखें जापान की जितने भी पैनासोनिक है वो जापान की है। अच्छा, गाड़ी होंडा है वो भी जापान की है, कावासाकी भी जापान की है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कैसे खड़ी हुई? इन्होंने ये 4-5 जो मैंने रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं ना अपने पेपर के ऊपर, इन्होंने ये काम किया, इसलिए ये आगे गए। चैट क्या है जी, चलिए। साउथ कोरियन मॉडल को देख लेते हैं। साउथ कोरिया ने कैसे तरक्की की? साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जो कि कभी किसके अंडर रहा, कभी किसके, इसको पहले मंगोलों ने कैप्चर किया, फिर चाइना ने कैप्चर किया, फिर जापानियों ने किया, जब इन्होंने 1945 में वॉर कर रहे थे।
तो कोरियन वार हुई 1950 के अंदर, इन्होंने खुद को आजाद किया और इसमें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग हो गया। नॉर्थ कोरिया तो तबाही की दाने पर चला गया, लेकिन साउथ कोरिया ने बहुत तरक्की की आगे जाकर। तो उन्होंने भी ऐसे मॉडल अपनाए। उनका उनके एक लीडर थे पाक चुंग ही। पाक चुंग ही, उन्होंने ये रिफॉर्म की, वो देख ले। हाँ जी, उन्होंने लार्ज क्रेडिट स्कीम्स खोली अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स को ऊपर करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको रिफॉर्म्स में बताया कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी डोमेस्टिकली जो रिसोर्स होती है उसको आगे करती है और वो जाके आगे काम करती है। इसके अलावा इन्होंने हाई टैक्स कट किया, जो कि इन्वेस्टर्स आते थे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते थे, उनको कहते थे जी आओ आप अच्छा काम करो, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, आपकी जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होगा। ठीक है जी। फिर हाई टेक इंडस्ट्रीज इन्होंने लगाई और स्टार्टअप प्लान स्टार्ट किए। स्टार्टअप प्लान वो होते हैं कि आप कोई भी चीज खड़ी करते हो उसको बेच देते हो, वो आगे जाके एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। तो इन्होंने ये काम किया। आखिरी मॉडल में टॉपिक का भी एंड है, सिंगापुरियन मॉडल। सिंगापुर ने क्या काम किया? सिंगापुर ने आपने एक लीडर का नाम सुना होगा, ली ली क्वान यू। ली क्वान यू जो थे 1957 से 1990 के दौर के दरमियान के सिंगापुर के एक हीरो थे और एक लीडर थे। उन्होंने 10 इयर्स इकोनॉमिक प्लान्स ये दिए। उन्होंने जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको प्रमोट किया अपनी कंट्री के अंदर, और आज देखिए सिंगापुर एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है दुनिया के आगे। इन्होंने डेवलपमेंट कराई अपने पोर्ट एरियाज की। जो पोर्ट की डेवलपमेंट होती है, जैसे हमारा गवादर पोर्ट बन रहा है, जो हमारा गवादर सिटी बन रहा है, अगर ये बन गया तो ये भी सिंगापुर के मॉडल के एन मुताबिक होगा। इसने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किया अपनी इकोनॉमी को, इसने एक्सपोर्ट ज्यादा की। तो ये डिफरेंट मॉडल थे और ये मेरा इकोनॉमी का एक चैप्टर था जो मैंने आपको डेमो में दिया। तो ये फिर आप फीडबैक दीजिएगा, मैं चैट ऑन करूंगा कुछ देर के लिए। आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपको रहा ये डेमो लेक्चर जो मैंने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स बोथ। तो जी अगर आप किसी के सवाल है तो मैं आप माइक ऑन करके एक एक करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होंगे फिर वो ग्रुप के अंदर चैट ओपन होगी, आप कर लेना। क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है सना कि फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने पॉइंट आउट करने, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तानी लीडरशिप थी, जो पाकिस्तान लीडरशिप है उन्होंने कैसे इकोनॉमी इकोनॉमी के इशू को कैसे खराब किया, और उन्होंने क्यों नहीं ठीक किया, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में इकोनॉमी भी अच्छी होती है, तो क्यों नहीं किया। तो क्योंकि हमारी लीडरशिप में ना वो विजन नहीं है। तो आपने ये जवाब देना है, तो आपने डिफरेंट कंट्रीज के मॉडल बताने के कैसे उनके विजनरी लीडर्स आए, हमारे नहीं आए, हमने क्या क्या रिफॉर्म्स नहीं किए, क्या करनी चाहिए थी, तो आपने ये करना है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जी ये 12 लेक्चर्स के ऊपर होगा और वीक में 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। जी जी, इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वैल्यूएशन भी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं फरजाद बात कर रहा हूँ टोबा टेक्सिंग से। अच्छा सर, मैंने पूछना है कि इंडो पाक भी आप करवाएंगे, इंडो पाक हिस्ट्री भी? जी जी, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक आपस में ओवरलैप करती है ना काफी हिस्सों में, तो इंडो पाक वैसे भी मेरा सब्जेक्ट है, वो मैं सेशन उसका ले भी रहा हूँ ऑलरेडी, पहला बैच मेरा चल रहा है, तो मैं ठीक वो हो भी गया। कराऊंगा। तो हमारा प्लान ये है सीएसएस मरकज की तरफ से, एक तो हमने अफोर्डेबल रखना है, कम से कम फीस रखनी है, प्लस 1 महीने के अंदर हमने ना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ टीचर, और भी टीचर्स हैं, तो हमने 1 महीने के अंदर कंपल्सरीज खत्म करने हैं। जैसे ही कंपल्सरी खत्म होंगे हमने ऑप्शनल स्टार्ट कर देंगे हैं। तो ये 2.5 महीने का प्लान होगा टोटल सीएसएस का। ठीक हो गया सर जी। तो सर क्या ये पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर ये चीजें मतलब वैसे तो आपने बताना ही है कि ये चीजें करें, बाकी तो करनी तो स्टूडेंट नहीं होती हैं। जी 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 ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, और किसी के सवाल?
बता दें। हाँ जी, सारे लेक्चर्स जूम पे होंगे और आप जूम पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे जो लेक्चर्स बने होंगे, और वो लेक्चर्स आपको वेल एस्टेब्लिश मिलेंगे ताकि आपको किसी चीज की कमी ना रहे। सर ये इसके बारे में दोबारा बता दें, स्टॉक मार्केट के बारे में। जी, असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी। असाइनमेंट्स आपकी उसकी इवैल्यूएशन होगी, जैसे क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा, आपकी उसकी इवैल्यूएशन भी होगी। प्लस आपका जब ये खत्म होगा तो आपको एक मेगा मॉक लिया जाएगा। मॉक होगा, उसमें पूरा पैटर्न होगा पेपर का। जी, सजेस्ट करूंगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको बुक्स अच्छी अच्छी सजेस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, और किसी का? स्टॉक मार्केट के बारे में दोबारा बताएं। जी उमेरा, आप पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन? जी सर, मेरा स्टॉक मार्केट आपकी आवाज ब्लर आ रही है। आप इधर माइक इधर पूछिए, चैट के अंदर पूछिए प्लीज। जी, और किसी का क्वेश्चन? स्टॉक मार्केट, क्या स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट का क्या पूछना है मेरा? सर इसका मेन काम मार्केट का। किरण, जो मंथ्स आप कह रही है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें ना, 3 मंथ्स भी काफी है सीएसएस करने के लिए। हाँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कंपनी के अंदर। वो कंपनी डिसाइडेड होती है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो पाकिस्तान का एक इदारा है SCCP, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं जो पैसे इन्वेस्ट करती हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने किसी भी कंपनी के ऊपर पैसे लगाने होते हैं। तो आप अगर वो कंपनी एक अच्छा मुनाफा कमा लेती है, उस दिन मंदी नहीं होती कमाई की, तो आपके पैसे में पैसा डबल होके आ जाता है। तो ये इसकी वर्किंग होती है। क्लास की टाइमिंग यही होगी, 6 से 7:30 होगी। जी, 3 महीने में पॉसिबल है। मैंने पिछला सीएसएस जो पहला मेरा 2021 का था वो भी मैंने 3 महीनों में किया था, और जो दूसरा था वो मैंने 2 महीनों में तैयारी करके दी थी। सब्जेक्ट्स भी चेंज किए थे। जी, स्पेशल सीएसएस हो जाएगा आपके लिए। हाँ, अक्टूबर से पहले देखिए, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त। हाँ जी, अक्टूबर से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी स्पेशल सीएसएस की, क्योंकि महीने के अंदर हमारा जो कंपलसरी का कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमने बाद में ऑप्शनल भी स्टार्ट कर देंगे, तो सितंबर में आप फ्री हो जाओगे। ऑनलाइन जारी बात है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी आसिफा, तो वैल्यूएशन भी ऑनलाइन होगी, अच्छी वैल्यूएशन होगी, और पूरा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा उसके ऊपर। टाइम चेंज नहीं हो सकता। जी, और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैं 51st कॉमन से हूँ, राव सुल्तान, 51st कॉमन, पाकिस्तान अकाउंट सर्विस। हसनैन, आपकी आवाज ना थोड़ी ब्लर आ रही है, आप ना प्लीज चैट के ऊपर पूछ लें। मेरा आपकी भी आवाज बहुत ही ब्लर आ रही है, आपके मेरे ख्याल में हैंड्स फ्री का इशू है। जी सर आप आइए। आपके नोट्स हेलो। है अच्छे। हाँ जी, नोट्स से आपके जब आप पढ़ेंगे ना, मैं वेल एस्टेब्लिश नोट्स बनाता हूँ, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ना, 6 बजे तो आप पॉसिबल है जॉब वालों के लिए, तो प्लीज अब टाइम का इशू ना बनाए, क्योंकि हमने पूरा एक प्लान किया हुआ है, बाकी भी टीचर्स ने पढ़ाना होता है। और नहीं, प्रेसी और ऐसे मैडम है वो पढ़ाएंगी, और वो सीएसएस और पीएमएस में प्रेसी के अंदर टॉपर है वो पढ़ाएंगी। मेरे पास पाकिस्तान अफेयर है, मेरे पास इंडो पाक हिस्ट्री है, और फिलोसफी का सब्जेक्ट है। क्या है?
हैंड फॉर्म में नोटिस मिल जाएगा। देखिए आपके पास, देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। जी, इसमें भी मैं इंडो पार्क की तरह अपना प्रोसेस चलाऊंगा और रिकमेंडेशन हर चीज इसी में होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सिलेबस कवर होगा, मैं डेली बेसिस पर जब भी आपके लेक्चर होगा आपको ताजे ताजे नोट्स पकड़वाता जाऊंगा, आप फिर उसके नोट्स निकलवा लेना पीडीएफ की शक्ल में। जी, जो वीक में ना 3 से 4 दिन होंगे लगातार, वो हम पढ़ाएंगे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड इंग्लिश प्रेस। जो बाकी 3 से 4 दिन होंगे हफ्ते के, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इसी तरह एक हफ्ता इस तरह जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, हाँ वो बाद में देखेंगे। यस मैम, पहले हम कंपलसरी कवर कर लें तो उसको बाद में देखेंगे। ऑप्शनल भी हमने पढ़ाना है तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। जी, पाक अफेयर्स का सेशन कितने मंथ्स का? देखिए सना, जो महीना है ना, महीना, उस महीने के अंदर हमने 6 के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो मेरा जो लेक्चर है वो तकरीबन 3 हफ्ते का होगा। 3 हफ्ते मीन्स के, क्योंकि 3 हफ्ते, एक हफ्ता कंप्लीट नहीं जाएगा। एक हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर्स होंगे मेरे, फिर अगले हफ्ते 3 से 4, इस तरह 3 हफ्ते लगेंगे। मेरा लेक्चर, जो मेरा सेशन होगा वो कंप्लीट होगा, क्योंकि बाकी भी हमने कवर कराना होता है। ये फिर डिसाइड करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। वो जो सीएसएस मरकज वाले हैं वो करेंगे प्रोसेस, फिर आपको अलग ग्रुप्स में डाला जाएगा, तो उधर से फिर हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो आप बाकी इंफॉर्मेशन जो फीस या रजिस्ट्रेशन की है वो सीएसएस मरकज वालों से पूछना है। जी, ऑप्शनल भी 1 से 1.5 मंथ लग जाएंगे। 1 से 1.5 मंथ में हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। जी देखिए ना, जो 3 दिन होंगे वो पाक फेयर के चलेंगे, बाकी 4 दिन आपको मिल जाएंगे कवर करने के लिए, आप उधर कवर कर लीजिएगा। ये तो आप जब लेक्चर लोगे ना तो साथ साथ कवर होता जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान अफेयर्स। जी, और किसी का क्वेश्चन?